Hello students, welcome back to the channel. I hope you are doing absolutely great. So in this video we are going to cover the whole NCERT solutions of this chapter 2, the invisible living world beyond the naked eyes. So we have completed this chapter conceptually. हमने इसके सारे टॉपिक्स सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं. अगर आपने वो सारे पार्ट्स देखे होंगे तो अभी जो NCERT के क्वेश्चंस है ना, यू विल आंसर इट वेरी इजीली. तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1. वेरियस पार्ट्स ऑफ सेल आर गिवन बिलो, राइट देम इन द एप्रोप्रिएट प्लेस इन द फॉलोइंग डायग्राम. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये मतलब है ना, हमें पूरा ये दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है. इसमें हमें कैसे दिया है, वेट, जैसे हमें ये ऐसे सर्कल्स बना रखे हैं. यहाँ पे लिखा है एनिमल सेल, यहाँ पे लिखा है कॉमन टू ऑल, देन यहाँ पे प्लांट सेल है एंड बैक्टीरियल सेल है. इसमें क्या करना है हमें, जो बीच वाला रीजन है ना, इसमें हमें बताना है कि इनमें से ये जो हमें 3 यहाँ दिए हैं, 3 यहाँ दिए हैं, इनमें से कौन से जो पार्ट्स हैं सेल के वो सब में होते हैं. एनिमल सेल, प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल में कौन से पार्ट जो सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, कौन से सिर्फ बैक्टीरियल सेल में होते हैं, कौन से सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं. ऐसे ऐसे करके हमें इन्हें डिस्टिंग्विश करना है बेसिकली. तो ये तो आप पहले से फटाफट से बता दीजिए. आपको वैसे तो यहाँ आंसर दिख रहा होगा, पर आप ट्राई करिए एक बार आंसर देने का कि इनमें से कौन सा आपको ऐसा लगता है. जब तक मैं फटाफट से कलर चेंज कर लेती हूँ, इनमें से आपको कौन सा लगता है कि कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो किस किस के पास होते हैं. तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट है न्यूक्लियस, ये हमें पता है ये बैक्टीरिया के पास नहीं होता, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बैक्टीरिया सबसे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता. तो एनिमल सेल के पास बैक्टीरिया वो होता है न्यूक्लियस, और प्लांट सेल के पास न्यूक्लियस होता है. नाउ मूविंग ऑन, क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट किस किस के पास होता है, सिर्फ प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि प्लांट सेल को ही ग्रीन पिगमेंट की जरूरत होती है, जो कि होता है क्लोरोफिल, और फिर वो कहाँ पाया जाता है, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में. नाउ थर्ड इज सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड बैक्टीरियल सेल सबके पास होती है. फोर्थ वन इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म भी सब में होता है. सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये सब में ही होता है बेसिकली. सेल वॉल, सिर्फ सेल वॉल हमने पढ़ा था, सिर्फ सेल वॉल किसके पास होती है, प्लांट सेल के पास होती है. सॉरी, सेल वॉल बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल दोनों के पास होती है, इसलिए हमने इसका और इसके जो मर्ज वाली चीज है उसमें हमने लिखा है सेल वॉल. न्यूक्लियोइड सबको पता है सिर्फ बैक्टीरियल सेल में होता है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस नहीं होता. क्लियर. अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्लांट सेल में क्या क्या होता है, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट. अब प्लांट और एनिमल दोनों में क्या होता है, न्यूक्लियस. बैक्टीरियल सेल में सिर्फ न्यूक्लियोइड होता है. बैक्टीरियल और प्लांट में सेल वॉल होती है, और सब में कॉमन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म. क्लियर. नाउ अच्छा, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं. पहले हम एक स्लाइड पे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद आंसर्स आएंगे. तो मेक श्योर करिए जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो ना, तभी आप वीडियो को पॉज करके उनके आंसर्स दे दीजिए, ताकि आपको खुद से क्लियर होता रहे कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं. क्लियर. तो अब हम ये सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं. आनंदी took 2 test tubes and marked them on A and B. आनंदी ने 2 टेस्ट ट्यूब्स ली, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब A एंड टेस्ट ट्यूब B. ठीक है, और उसने मार्क कर दिया. She put 2 spoonful of sugar solution in each test tube. अच्छा, A टेस्ट ट्यूब में उसने क्या डाला, मतलब 2 चम्मच शुगर डाली है इसने. ठीक है, 2 चम्मच शुगर डाली है उसने. और सिमिलरली बी टेस्ट ट्यूब में भी उसने सेम चीज करी है, क्या डाली है, शुगर डाली है. नाउ इन टेस्ट ट्यूब बी शी एडेड स्पूनफुल ऑफ ईस्ट. टेस्ट ट्यूब बी में उसने शुगर के साथ साथ क्या भी डाल दी, ईस्ट भी डाल दी. देन शी अटैच्ड 2 इनकम्प्लीटली इन्फ्लेटेड बलून्स टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. अभी जो टेस्ट ट्यूब के माउथ हैं, इसमें इसने 2 इनकम्प्लीटली इन्फ्लेटेड का मतलब क्या होता है, जो बलून्स में जिसमें हवा नहीं होती है, जो बी में आपको दिख रहा हो, ए में आपको दिख रहा होगा, वो बलून जिसमें हवा नहीं भरी होती है, वो होते हैं इनकम्प्लीटली इन्फ्लेटेड बलून्स.
ठीक है, तो वो उसने टेस्ट दोनों में लगा दिए। फिर शी केप्ट द सेटअप इन अ वार्म प्लेस। उसके बाद ये सेटअप करने के बाद उसने वो टेस्ट ट्यूब्स को, वो पूरे सेटअप को वार्म प्लेस पे रख दिया, अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर। अब एक बार सेटअप समझते हैं हम। हमारे पास ये आनंदी एक लड़की का नाम है, उसने एक टेस्ट ट्यूब ए ली है और एक टेस्ट ट्यूब बी ली है। ये हम टेस्ट ट्यूब ए मान लेते हैं, ये टेस्ट ट्यूब बी मान लेते हैं। ओके, टेस्ट ट्यूब ए में शुगर डाल दी और टेस्ट ट्यूब बी में भी शुगर डाल दी, पर टेस्ट ट्यूब बी में उसने ऐड और कर दी ईस्ट। तो टेस्ट ट्यूब ए में सिर्फ शुगर है और टेस्ट ट्यूब बी में शुगर प्लस ईस्ट है। तो अब देखो क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले हम लोग। व्हाट डू यू प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन आफ्टर 3-4 आवर्स। अच्छा, 3-4 आवर्स के बाद क्या होना चाहिए, आप लोग क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। शी ऑब्जर्व दैट, क्या हुआ कि जो टेस्ट ट्यूब बी में बलून अटैच था वो इन्फ्लेटेड हो गया, यानी कि वो फूल गया। व्हाट कैन बी द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब बी में जो बलून लगाया था वो ऐसे फूल गया। तो आप बताओ पहले तो इसका आंसर, आप खुद गेस करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है कि क्यों वो बलून फूला होगा। देखो, हमने जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे ईस्ट के बारे में, जब हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, हमने ये बात करी थी कि ईस्ट जब शुगर के साथ रिएक्ट करता है, ईस्ट जब शुगर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोसेस में जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में जाता है। ये हमने बात करी थी, किस प्रोसेस में जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में। और फर्मेंटेशन प्रोसेस के ड्यूरिंग किसका रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। ये आपको बात समझ में आई। जब ईस्ट और शुगर को मिक्स करते थे तो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, प्रोसेस में किसका रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज होता है। ठीक है, तो इसीलिए जब बलून में कार्बन डाइऑक्साइड भर दी जाएगी, बलून में हम क्या भरते हैं, हवा भरते हैं, और हवा यानी कि गैस। इट कैन बी ये कोई भी गैस हो सकती है। ठीक है, एनी गैस विल इन्फ्लेट द बलून, कोई भी गैस हवा भर सकती है। ठीक है, तो इनमें से कौन से रीजन है, देखो, वाटर इवेपोरेटेड इन टेस्ट ट्यूब बी एंड फिल्ड द बलून विद द वाटर वेपर। नहीं, वाटर तो कहीं इवेपोरेट नहीं होता है। द वार्म एटमॉस्फेयर expanded in the air inside the test tube B which inflated the balloon। नहीं, warm atmosphere ये इसका आंसर नहीं है। Yeast produced in a gas inside the test tube which inflated the balloon। देखो क्या बोल रही है, प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट। क्या बोल रही है, ईस्ट को, ईस्ट ने क्या प्रोड्यूस करा है, गैस प्रोड्यूस करी है, जिसकी वजह से बलून इन्फ्लेटेड हो गया। ये बिल्कुल सही आंसर है कि ईस्ट ने क्या प्रोड्यूस करी, गैस। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से बलून इन्फ्लेट हो गया, यानी कि फूल गया। शुगर रिएक्टेड विद वार्म एयर विच प्रोड्यूस, नहीं, ये भी रॉन्ग आंसर है। तो यू हैव गॉट द राइट आंसर। अगर जिसने भी बताया होगा, ठीक है, पहले आप आंसर्स देते जाइए। आप बेशक आप लिखे नहीं, पर जब वीडियो चल रही है तो उसके साथ साथ आप पीछे से आंसर देते जाइए। तो इसका सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि ईस्ट क्या प्रोड्यूस करती है, गैस प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो बलून है वो फूल गया है। ओके, नाउ मूविंग ऑन। यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए। जो ये आंसर्स वो हैं जो आपको कॉपी में किस तरीके से लिखने हैं, ठीक है, और यहाँ जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो चीज होती है जो आपको कैसे समझ आ रही है। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या है, सी है कि ईस्ट प्रोड्यूस करता है गैस विच इन्फ्लेटेड द बलून बिकॉज ईस्ट फर्मेंटेड द शुगर। ईस्ट किसको फर्मेंट करता है, शुगर को, और क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से बलून में हवा भर गई। नाउ मूविंग ऑन, सेकंड पार्ट है इसी, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो सेटअप है इसका ही सेकंड पार्ट है। बेसिकली इसके 3 पार्ट है। शी टुक अनदर टेस्ट ट्यूब 1/4 फिल्ड विद लाइम वाटर। अब इसने एक और टेस्ट ट्यूब ली जिसमें इसने 1/4 यानी कि पूरा नहीं, हाफ से भी कम लाइम वाटर भर दिया। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर भर दिया। शी रिमूव द बलून फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब। अब वो जो बी टेस्ट ट्यूब पे जो बलून फूला हुआ था उसे हटा दिया। कैसे हटाया कि उस बलून में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी थी ना, बलून में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी थी, वो निकल नहीं पाए। डिड नॉट एस्केप का मतलब उस टेस्ट ट्यूब में जो बलून था फूला हुआ उसे ऐसे हटाया कि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी थी वो मतलब इधर उधर निकल नहीं जाए। डिड नॉट एस्केप, अगर हम बलून को जरा सा भी छोड़ देते तो कैसे सारी हवा उसमें निकल जाती है उसमें से, वैसे ही तो हमने बहुत ध्यान से हटाया कि उसमें जो हवा है वो बाहर ना निकले। शी अटैच्ड द बलून टू द टेस्ट ट्यूब विद द लाइम वाटर। अब उसने क्या करा, वो बलून हटा के और वो बलून यहाँ पे लगा दिया। फूला हुआ बलून है, ये याद रखना, और कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब पे लगा दिया, जहाँ पे लाइम वाटर है ना। व्हाट डू यू थिंक शी
wants to find out। अब इससे वो क्या पता करना चाह रही है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये अपने आप में ही एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप इसको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ना ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आगे बहुत आने वाला है। अभी हम पहले यहाँ समझते हैं लिखना कैसे वो देखेंगे। अब देखो, जब वो टेस्ट ट्यूब में उसने क्या लिया था, लाइम वाटर, और उसने वो वाला बलून मिलाया, वो वाला बलून उस टेस्ट ट्यूब में लगाया जिसमें क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर जब मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और लाइम वाटर क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर जब मिलते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या प्रोड्यूस करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी आप इतना ही समझ लीजिए। अब ये पता चल गया आपको। अब ये एक तो है ना, ये रिएक्शन जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जब भी हमें चेक करना हो कि उस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर हमें चेक करना हो कि उस बलून में कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, कहीं पे भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस चेक करनी होती है, तो हम यही वाला टेस्ट फॉलो करते हैं। कौन सा, कि हम उस चीज को लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर देते हैं। क्यों, जब भी लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होती है ना, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो अपना वो चेंज कर लेता है और क्या बन जाता है, मिल्की वाइट बन जाता है। बेसिकली कोई लिक्विड अगर मान लो वो ट्रांसपेरेंट भी है ना, तो वो मिल्की वाइट बन जाएगा, बेसिकली दूध जैसा थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बन जाएगा वो। तो यही जब लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और वो ये पूछ रहा है कि वो क्या फाइंड आउट करना चाहती है, तो ये फाइंड आउट करना चाहती है कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। और वो कैसे फाइंड आउट कर रही है, क्योंकि ये एक टेस्ट भी है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि यस वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस है। ये समझ आया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आगे जाके भी आता है, 10th में भी इवन ये कॉन्सेप्ट है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को कैसे चेक करते हैं। अब आपको कॉपी में कैसे लिखना है वो आंसर देख लीजिए। If the gas of the balloon did not escape and the lime water also mixed in it, बलून की गैस बाहर ना निकले और लाइम वाटर भी इसमें अगर मिक्स हो जाता है, then the formation of calcium carbonate take place। क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। और वो रिएक्शन कैसे दिखाएंगे हम, CO2 plus lime water give rise calcium carbonate। The lime water in the balloon turns milky white and it is also known as the test of carbon dioxide। ठीक है, लाइम वाटर क्या है, लाइम वाटर किस में बदल जाएगा, मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट में बदल जाएगा, और इसको हम टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी यूज करते हैं। आई बात समझ, ओके नाउ मूविंग ऑन। ओके yes, question number 3, a farmer was planting wheat crops in his field। ठीक है, फार्मर क्या प्लांट कर रहा है, व्हीट क्रॉप प्लांट कर रहा है अपने फील्ड में। ही एडेड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। उसने क्या डाले हैं, फर्टिलाइजर्स डाले हैं, जिनमें से उसने कौन से फर्टिलाइजर्स डाले हैं, नाइट्रोजन जिसमें होता है वो वाले फर्टिलाइजर्स डाले हैं, ताकि जो यील्ड है क्रॉप की, मतलब अच्छी खेती हो इसलिए। इन द नेबरिंग फील्ड अनदर फार्मर वाज ग्रोइंग बीन क्रॉप्स बट शी प्रेफर्ड नॉट टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू गेट हेल्दी क्रॉप्स। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन। अच्छा, तो यहाँ पे एक फार्मर ए है, ठीक है, एक फार्मर बी है। तो बेसिकली फार्मर ए ने अपने क्रॉप में अपने फील्ड में नाइट्रोजन डाला है, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स डाले हैं, और वहीं पे दूसरी फार्मर है उसने नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स नहीं डाले हैं। अब ऐसा क्यों करा है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में कैच क्या है कि जो फार्मर बी है ना, उसने कौन सी क्रॉप उगाई है, बीन क्रॉप उगाई है। बच्चे एनसीईआरटी के जो ये क्वेश्चन आंसर्स है ना, ये अगर आपने चैप्टर ढंग से कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है तो आपको इनको लिखने में, इनका आंसर करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस है। अब देखो यहाँ पे मेंशन है कि क्रॉप कौन सी है जो फार्मर बी ने उगाई है, वो बीन क्रॉप है। अब हम सब जानते हैं कि बीन क्रॉप जो होती है वो कौन सी क्रॉप है, वो लिग्यूमिनस क्रॉप होती है। ये हम सब ने पढ़ा है, आपको याद आएगा, ये हमने पार्ट 3 में कवर करा था। पार्ट 4 में कवर करा था कि जो बीन क्रॉप्स या ऐसी क्रॉप्स होती हैं वो लिग्यूमिनस क्रॉप्स होती है। लिग्यूमिनस क्रॉप्स का मतलब ये भी बताया था मैंने कि उनके जो सीड होते हैं वो पॉड में होते हैं, उनके जो सीड होते हैं वो एक आउटर कवरिंग के साथ होते हैं।
तो लिग्यूमिनस क्रॉप्स की जो रूट्स होती हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं, उनके नोड्यूल्स पे क्या मिलता है बच्चे आपको? उनके नोड्यूल्स पे मिलता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम होता है राइजोबियम। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम होता है राइजोबियम। ठीक है, और राइजोबियम मिलने से राइजोबियम जो एयर की नाइट्रोजन है, एयर की जो नाइट्रोजन है ना, उसे ट्रैप करता है। एयर की नाइट्रोजन को क्या करता है? ट्रैप करता है, जिसकी वजह से वो जो फार्मर है उसे बाहर की फील्ड, वो बाहर से फर्टिलाइजर, बाहर से नाइट्रोजन एज अ फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो उसकी रूट्स ही ऐसी हैं कि वो जो एयर की नाइट्रोजन है उसे ही ट्रैप कर सकता है, तो बाहर से डालने की कोई जरूरत ही नहीं है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये वही सेम कॉन्सेप्ट है बच्चे जो हमने अपने जो लेक्चर्स हैं उनमें पढ़ा है, बस उसे हम यहाँ फ्रेम करके लिखना है थोड़ा सा। तो हम फ्रेम करके कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए आप। She preferred not to provide nitrogen fertilizer to get healthy crops because the carbon that is growing in her farm, the crop that is growing in her farm is beans. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रॉप जो उग रही है उसके फार्म में वो है कौन सी? बीन्स हैं। बीन्स क्या होती हैं? बीन्स लिग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं जिसमें एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। कौन से रीजन में? रूट्स के नोड्यूल रीजन में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, और वो बैक्टीरिया एयर की जो नाइट्रोजन होती है उसे ट्रैप करने में बहुत ज्यादा केपेबल होता है, इसीलिए हमें एडिशनल नाइट्रोजन को डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इज दैट क्लियर? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, आंसर फॉर्मेशन आ रहा है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो आंसर्स हैं उन्हें रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, Fourth question, Snehal dug 2 pits A and B in her garden. In pit A, she put fruit and vegetable peels and mixed it with dried leaves. In pit B, she dumped some kind of waste without mixing it and with dry leaves. She covered both the pits and observed after 3 weeks. अब देखो क्या है, एक ए पिट है स्नेहल ने बनाया है और एक बी पिट बनाया है। इन शी पुट, इसमें उसने क्या क्या पुट करा है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं वो, और उनके साथ ड्राइड लीव्स मिक्स करी हैं, और इन सबको क्या कर दिया है उसने? मिक्स कर दिया है अच्छे से। ठीक है, इन सबको क्या करा है? मिक्स करा है अच्छे से। अब पिट बी में उसने क्या बनाया है? पिट बी में उसने डंप करा है वेस्ट विदाउट मिक्सिंग इट विद ड्राई लीव। सेम वेस्ट करा है, सेम वेस्ट मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो वेस्ट होता है वो, और ड्राइड लीव के साथ करा है, पर इसको यहाँ पे इसने मिक्स, जो पिट बी है उसमें इसने मिक्स नहीं किया है। ठीक है, तो आप वो 3 हफ्ते बाद क्या ऑब्जर्व करती है वो देखते हैं हम, कि शी इज ट्राइंग टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ कंपोस्टिंग। ठीक है, हमने डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ा था, तो वही वो यहाँ पे टेस्ट करना चाह रही है। कैसे? पिट ए का जो मिक्सचर है वो मिक्सचर ऑफ ग्रीन वेस्ट है। ग्रीन वेस्ट यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल के पील्स हो गए, ड्राई लीव्स हो गई, और अच्छे से मिक्स कर दिया है उसे। तो जो कार्बन और नाइट्रोजन का बैलेंस है ना, वो उस डिकम्पोजिशन में बना रहता है। पर जो पिट बी है उसमें उसने अच्छे से मिक्स नहीं करा, तो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से वो उसको डिकम्पोज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और वो स्मेली भी हो जाएगी एट द सेम टाइम। तो इसलिए दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट डिकम्पोजिंग एजेंट्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क बेटर व्हेन कार्बन नाइट्रोजन एंड रिच मटेरियल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, जब कार्बन नाइट्रोजन रिच मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, मतलब जिसमें कार्बन भी हो नाइट्रोजन भी हो, तो डिकम्पोस्टिंग बहुत ज्यादा अच्छे से होती है, जैसे कि यहाँ पे नहीं हुई क्योंकि उसने वहां पे मिक्स नहीं करा। आई होप ये क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब हमें आइडेंटिफाई करना, बेसिकली आंसर तो यही लिखा है, बट यू शुड ट्राई टू नॉट टू चीट एंड गिव आंसर विद फुल ऑनेस्टी। ठीक है, आपको ट्राई करना है कि आप मतलब वो आंसर्स ना देखें और कैसे आंसर करें। ओके, लेट मी चेंज द कलर।
यस, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट है हमारा, आई लिव इन वेरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट, इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट एंड इनसाइड योर गट। मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कोई भी एनवायरमेंट में रह सकता हूँ, और आपका जो गट होता है, बेसिकली जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट्स होते हैं, आपका जो स्टमक होता है उसमें भी मैं रहता हूँ। तो वो क्या है, बैक्टीरिया है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कीजिए। आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट, मैं ब्रेड और केक्स को सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाता हूँ। हु एम आई, ईस्ट, ये सब जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आई लिव इन द रूट्स ऑफ पल्सेस एंड क्रॉप्स, अभी हमने पढ़ा एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ, तो राइजोबियम, ये अब हम अभी लेटेस्ट हम पढ़ के आए हैं। Question number 6, design an experiment to test that microorganism need optimal temperature, air and moisture for their growth। हमें कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर लेना है। मैंने यहाँ ये एग्जांपल लिया, आपके पास कोई और एग्जांपल हो तो वो भी आप ले सकते हैं, बट ये एग्जांपल इज लाइक बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा, तो आप बहुत ज़्यादा सबके पास हो सकता है ये, तो आप ये घर पे भी कर सकते हैं। तो आप हमें क्या करना है, 3 ब्रेड स्लाइस लेनी है। सबसे पहले हमें उसको वार्म मॉइस्ट, एक ब्रेड स्लाइस को हमें वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रखना है। बेसिकली आप थोड़ा थोड़ा स्लाइस को डैम्प कर दीजिए। डैम्प करने का मतलब आप थोड़े से उस पर पानी के छींटे डाल दीजिए। सेकेंड, हमें स्लाइस लेनी है बिल्कुल ड्राई, मतलब सूखी एकदम, हमें उसको कैसे कर रख देना है, मतलब कंटेनर में रख देना है। थर्ड, हमें कोल्ड एनवायरनमेंट की स्लाइस चाहिए, तो आप उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। अब 2-3 दिन बाद आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो माइक्रोबियल ग्रोथ है ना, वो इस डैम्प वाली स्लाइस पे हुई होगी, यानी कि वार्म और मॉइस्ट स्लाइस पे हुई होगी, क्योंकि वार्म और मॉइस्ट स्लाइस इज अ कंडीशन, वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट इज अ कंडीशन जहां पे जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ फास्टर होती है। देखो, सबको अपना अपना एक कंफर्ट लेवल, अपना एक कंफर्ट एनवायरनमेंट पता होता है जहां पे वो सबसे ज्यादा चिल कर सकते हैं। यहाँ अगर हम अपनी बात करें तो जहां पे हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, द प्लेस वेयर दे फील कंफर्टेबल, तो वहां पे वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होने लगती है। तो वो कौन सी जगह है, वो कैसा एनवायरनमेंट है, वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट है जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। क्लियर? Now, next question. A student observed that when curd is left out for a day, it becomes more sour. देखा, स्टूडेंट ने देखा कि अगर कर्ड को हम फ्रिज में ना रखें और बाहर ही रखा रहने दें, तो वो बहुत ज्यादा और ज्यादा खट्टा हो जाता है, जितना है वो उससे कंपैरेटिवली और ज्यादा खट्टा होता जाता है। तो क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? When curd is left out for a day, the growth of microorganism will continue। अभी हमने बात करी थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है ना, वो बाहर वार्म प्लेस पे बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए अगर कर्ड बाहर रखा रहता है, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखा हमने कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या देखा, अगर वो बाहर रखा रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने से किसका प्रोडक्शन होगा, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा। और लैक्टिक एसिड की वजह से, क्योंकि वो एक एसिड है, जो कर्ड है वो कंपैरेटिवली सार होता जाएगा। क्लियर? ओके, बहुत टाइम तक रखा है तो पहली बात तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ग्रो करेंगे, दूसरी बात वो बाहर रखा है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से वो और ज्यादा सार होता जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन फिगर 2.15 विच इज दिस फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें हमने ये बीकर बेसिकली ये लिया है। इसमें हमने क्या फ्लास्क लिया है, इसमें हमने है ना कि वार्म शुगर डाली है और सोल्यूशन और ईस्ट डाला है। इससे हमने कॉर्क से बंद कर दिया, एक ट्यूब गई है, यहाँ से एक ट्यूब जा रही है और वो एक टेस्ट ट्यूब में जा रही है, और उस टेस्ट ट्यूब में क्या है, लाइम वाटर है। बेसिकली ये वही सेम है जो अभी हमने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट का, सेम वही है ये एक्सपेरिमेंट। तो अब क्या होगा, व्हाट हैपन्स टू द शुगर सोल्यूशन इन फ्लास्क ए। फ्लास्क ए में जो शुगर सोल्यूशन है उसका क्या होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली जो कार्बन डाइऑक्साइड, देखो यहाँ पे ईस्ट और शुगर मिल रहे हैं, तो क्या हो रहा होगा, फर्मेंटेशन हो रहा होगा। फर्मेंटेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन रही होगी ना, वो तुरंत के तुरंत इस ट्यूब के थ्रू इस लाइम वाटर में जा रही होगी। तो फ्लास्क ए में क्या हो रहा होगा, फर्मेंटेशन पहली बात तो होगा फ्लास्क ए में, क्योंकि शुगर और ईस्ट मिल रहे हैं और इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा। और फर्मेंटेशन से हमने पढ़ा था, जब जब फर्मेंटेशन होता है तो एक गैस तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड,
डाइऑक्साइड, और थोड़े से अमाउंट में क्या भी बनता है, एल्कोहल भी बनता है, थोड़े से अमाउंट में क्या बनता है, एल्कोहल भी बनता है। तो वही यहाँ फ्लास्क ए में होगा। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो टेस्ट बी ट्यूब बी में क्या हो रहा होगा, तो ये ट्यूब बी में हमने जो पहले बात करी थी वही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली कंटिन्यूअसली पास हो रही है इस वाली ट्यूब से, ठीक है, तो वो लाइम वाटर में जाके रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करके क्या बनाएगी, एक मिल्की वाइट सोल्यूशन बना देगी, मतलब वो लाइम वाटर को क्या कर देगी, मिल्की वाइट कर देगी, जिससे हमें पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे प्रेजेंट है। तो ये होगा टेस्ट ट्यूब बी में, और ये होगा fermentation होगा फ्लास्क ए में। So this is the last question. Okay, we have the one more. What would happen if yeast was not added in a flask? अगर yeast नहीं डालते फ्लास्क में, बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, अगर हम वही नहीं डालेंगे फ्लास्क में, तो ये जो भी कुछ हो रहा है फर्मेंटेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि ईस्ट नहीं होगा तो फर्मेंटेशन भी नहीं होगा, फर्मेंटेशन नहीं होगा तो लाइम वाटर ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फर्मेंटेशन ही नहीं हो रही है, तो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, लाइम वाटर एज इट इज रहेगा, सुगर सोल्यूशन सेम रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं होने वाला, नथिंग विल हैपन, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। ओके, इसके बाद इफ यू वांट, अगर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाएं तो आई विल श्योरली डू दिस, बट इससे पहले ये अभी जो आपने एनसीईआरटी करी है, आप पहली बार तो ट्राई कीजिएगा, ये आगे के वीडियोस के लिए भी हम बता देते हैं, ये आप पहली बार तो ट्राई कीजिएगा जब भी हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करें, क्योंकि आपने सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स कॉन्सेप्चुअली पढ़े हैं, और जो आपने नहीं पढ़े हो तो आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। तो आपने अगर सारे टॉपिक कॉन्सेप्चुअली पढ़े तो ट्राई टू आंसर योर सेल्फ, ठीक है, ट्राई करिए आपके आंसर खुद से करें, ठीक है। जो हम दिखा रहे हैं वो तो आप चलो कॉपी में या एग्जाम्स में फ्रेम करने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं, पर अगर आप खुद से आंसर, मतलब जैसे हमने क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाया, उसके बाद आप खुद ही मन में बोल लीजिए या तेज से बोल लीजिए, व्हाटएवर यू लाइक, तो आप खुद से अगर आंसर देंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और आप ये भी एनालाइज कर सकते हैं, अगर मान लो कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है, तो आप जाइए उस टॉपिक पे, वो वीडियो दोबारा से देखिए और फिर आंसर करने की कोशिश करिए बच्चे। इससे ना आपका एक चैप्टर स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, और अगर आप अभी से ही कॉन्सेप्चुअली पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको एग्जाम टाइम में ये जो रट्टा लगाते हैं बच्चे, कॉपी से फटाफट क्वेश्चन आंसर्स रट लो, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, और आपका जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो अभी तक के लिए तो इतना ही। आई होप ये जो एनसीईआरटी का जो वीडियो है, ये जो सोल्यूशन का, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, और किसी को अगर सोल्यूशन ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो जो वीडियो है इसे शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, फैमिली के साथ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।